हेलो एवरीवन, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, स्कोप के बारे में, फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है, प्रोफेशन क्या होता है, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रोफेशन बनाती हैं, और कौन सी अलग चीज़ें हैं जो ये बताती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। इसके अलावा हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में सिस्टम्स अप्रोच पढ़ेंगे कि सिस्टम क्या होते हैं और सिस्टम अप्रोच क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। इसके अलावा हम इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोग्रेस के लिए जो बाधक चीज़ें हैं, जो बाधाएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि हम इन बाधाओं को दूर करके कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ग्रोथ को स्पीड अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशन है तो क्यों है, और अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके ऊपर जाने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है, और प्रोफेशन क्या होता है ये जानने के लिए हमें प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर हमें देखना पड़ेगा। प्रोफेशन एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज होती है। नॉलेज, जानकारी, एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होती है प्रोफेशन। कोई भी अगर आप प्रोफेशन करते हो तो उसके लिए आपको एक खास तरह की नॉलेज अक्वायर करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। ऐसे ही आप प्रोफेशन को क्लेम नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है, और डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके लिए खास नॉलेज को आपको अक्वायर करना पड़ता है। प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, आपको एक क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड होती है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS करनी पड़ेगी, टीचर बनने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नेट करना पड़ेगा या PhD करनी पड़ेगी। तो प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है प्रोफेशन के अंदर एंट्री करने के लिए। जो आपकी ट्रेनिंग होती है प्रोफेशन में आने के लिए और एक प्रोफेशनल बनने के लिए, वो ट्रेनिंग के जो मेथड्स होते हैं वो बहुत ही फॉर्मल होते हैं, पहले से ही डिस्क्राइब्ड होते हैं। आप इन मेथड्स के से अलग जाके कुछ नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर उन मेथड्स को अपनाकर ही अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तभी आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं, प्रोफेशन में जा सकते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है हर प्रोफेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीचर्स में UGC होती है, या फिर डॉक्टर्स के लिए जैसे मेडिकल एसोसिएशन होती है, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। CA बनने हैं तो उसके लिए ICAI होती है। इसी तरीके से हर एक प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो उस प्रोफेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। उस प्रोफेशन में आप कैसे एंटर करोगे, इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, और आप उस प्रोफेशन में आप को वो उस प्रोफेशन से आपको वो निकाल भी सकती है। चेंजिंग ऑफ फीस बेस्ड ऑन सर्विस रादर देन मॉनेटरी गेन्स। जब भी आप किसी प्रोफेशन में जाते हो तो जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके अकॉर्डिंग आप फीस जो है चार्ज कर सकते हो, ये चार्जिंग है। मॉनेटरी गेन के अकॉर्डिंग आपको फीस नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप अपनी डॉक्टर जो सर्विस आप प्रोवाइड कराओगे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फीस चार्ज करोगे। लेकिन अगर आप किसी जैसे बिजनेस के अंदर जाते हो तो वहाँ आपके मॉनेटरी गेन होते हैं, आपको प्रॉफिट्स होते हैं। जितना आप प्रोडक्ट बेचोगे उतने आपको प्रॉफिट्स होंगे उस तरीके से। लेकिन यहाँ आपको प्रॉफिट नहीं कमाना है, यहाँ आप सिर्फ जो सर्विस आप दोगे उस सर्विस के अगेंस्ट, उस सर्विस के बेसिस पे आपको आपकी फीस मिलेगी। प्रोग्रेस के लिए इसमें कंटिन्यूस ड्राइव होती है थ्रू मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन। जैसे कि मैंने बताया, सबकी एक एसोसिएशन होती है। प्रोग्रेस करने के लिए आपको कंटिन्यूसली उसमें ड्राइव किया जाता है। कोड ऑफ एथिक्स होता है कि आपको ये एथिक्स हैं
ये कुछ नैतिक नियम हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं आपके डिजायर्ड गोल तक पहुंचने के लिए। जैसे डॉक्टर अगर आप बनते हो, अगर आप एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर हो, तो उसके लिए आपको कुछ नैतिक नियम और जिनका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी भी पेशेंट को आपको वापस नहीं भेजना है, सबका इलाज करना है वगैरह वगैरह। तो कुछ कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी उसके अंदर है, किसी भी चीज़ में है, तो उसको हम प्रोफेशन बोलते हैं। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोफेशन, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या चीज़ है जिसकी मदद से हम, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एचआरएम जो है वो एक प्रोफेशन है। सबसे पहली चीज़ होती है कि एचआरएम जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें भी एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जो आप लिटरेचर पढ़ के या रिसर्च के थ्रू आप नॉलेज अक्वायर करते हो। एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है, खास नॉलेज होती है, जो आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने में ही इस्तेमाल आती है। तो एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इसमें होती है। एक प्रोफेशनल बॉडी भी होती है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, NIPM, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको जो है कोड ऑफ एथिक्स वगैरह बनाती है। एक प्रोफेशनल बॉडी है, NIPM है, ये कोड ऑफ एथिक्स भी बनाती है इसके मेंबर्स के लिए कि अगर आप NIPM के मेंबर हो, अगर आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, तो आपको कौन कौन से ऐसे नैतिक नियम हैं जिनका आपको पालन करना पड़ेगा। तो ये 3 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेफिनिट एकेडमिक क्वालिफिकेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनने के लिए, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आपको काम करने के लिए, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करने के लिए। सिर्फ आपका जो एक वेलफेयर ऑफिसर होता है जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर लगा होता है, सिर्फ उसी को एक खास क्वालिफिकेशन लेनी होती है। लेकिन HRM डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आपको कोई खास क्वालिफिकेशन इसी के लिए, स्पेसिफिक इसी के लिए, इसी काम के लिए कोई स्पेसिफिक आपको क्वालिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे अगर आपको मान लो डॉक्टर बनना है, मैंने आपको बताया, तो आपको उसके लिए MBBS करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना है तो MD करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करना है, आपको HRM मैनेजर बनना है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको MBA करनी पड़ेगी HR से। जी नहीं, आप MBA फाइनेंस कर सकते हो, उसके बावजूद आप HR डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। तो कोई ऐसी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको यही डिग्री करनी पड़ेगी तो ही आप HRM में जो है काम कर सकते हो, ऐसा कोई शर्त नहीं है। NIPM जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, हालांकि ये कोड ऑफ एथिक्स बनाती है इसके मेंबर्स के लिए, बट इसको जो है एक प्रोफेशनल चार्टर का अभी तक इसको दर्जा प्राप्त नहीं है। ये जो आपके एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, जो HRM के, जैसे MBA होता है HR में, या कोई दूसरे कोर्सेज होते हैं, उसके लिए ये एक्रेडिटेशन में इसका कोई भी से नहीं होता। मतलब ये उनको कुछ भी उनके लिए नियम बना नहीं सकती है एकेडमिक कोर्सेज के लिए। इसका जुरिडिक्शन जो है बहुत ही लिमिट होता है। कौन लोग हैं जो HRM में एंट्री करेंगे, उनके ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये लिमिट नहीं कर सकती कि कौन होगा जो HRM के अंदर आएगा। जैसे मैंने बताया, कोई खास एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसके लिए है नहीं, प्रिस्क्राइब नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति HR डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, HR मैनेजर बन सकता है। उसके लिए NIPM किसी भी तरीके से लिमिटेशन नहीं लगा सकती है। किसको इसमें रहना है उसके लिए भी कोई लिमिटेशन ये नहीं लगा सकती है। प्री एंट्री, पोस्ट एंट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम या सेमिनार या कॉन्फ्रेंस इसके मेंबर की नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये सब तो ये कर सकती है, बट किसी एकेडमिक कोर्स के ऊपर जो है ये किसी भी तरीके का इसको कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। तो ये पूरी तरीके से अभी इसको एक दर्जा प्राप्त नहीं है एक प्रॉपर संस्था का। HRM, जैसे कि हमने देखा कि HRM प्रोफेशन है भी और HRM प्रोफेशन नहीं भी है। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है, तो पूरी तरह से हम इसको प्रोफेशन नहीं बोल सकते अभी। अब हम पढ़ेंगे कि सिस्टम्स अप्रोच टू HRM क्या कहती है। सिस्टम्स अप्रोच टू HRM पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सिस्टम होता क्या है। सिस्टम अप्रोच पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम एक सब सिस्टम का एक सेट होता है जो आपस में एसोसिएटेड होती हैं, जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से कि वो एक यूनिट बनाते हैं, कोऑर्डिनेटेड होल बनाते हैं। तो
सिस्टम के अंदर बहुत से सब सिस्टम होते हैं, जैसे एक मेन पार्ट है और उसके बहुत ही छोटे 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 पार्ट है, वो छोटे छोटे पार्ट मिलकर उस बड़े मेन पार्ट को बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टम। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं उस सिस्टम के, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं कि एक में भी अगर कोई चेंज आ जाएगा तो उसका असर बाकी सबके ऊपर पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम अप्रोच क्या कहती है? सिस्टम अप्रोच रिकॉग्नाइजेज दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स विच हैव म्यूचुअल रिलेशनशिप्स, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जो कंपोनेंट्स से मिलकर बनी होती है, हिस्सों से मिलकर बनी होती है, जिनकी आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, एक दूसरे के साथ जिनका एक रिलेशनशिप होती है, एक रिश्ता होता है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं। तो प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिडर्स द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटलिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट पिक्चर ये आपको शो करती है और आपको ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन इन टोटलिटी में कैसी दिखती है। तो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ, अपना कॉलेज ही ले लेते हैं। अब कॉलेज के अंदर एक टीचिंग डिपार्टमेंट होता है, टीचिंग डिपार्टमेंट में भी एक कॉमर्स डिपार्टमेंट होगा, एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट होगा, एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट होगा, एक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट होगा। इसी तरह से इसमें नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। ये इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, इस पूरे सिस्टम के सब सिस्टम्स है जिनसे मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कॉलेज बना है, ये सिस्टम बना है। तो हम अपनी अगर कॉलेज को एक सिस्टम मान के चले तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है, टीचिंग डिपार्टमेंट, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट, नॉन टीचिंग में भी फिर क्लैरिकल डिपार्टमेंट या पीएन वगैरह जो ग्रुप डी के होते हैं, या फिर अपना टीचिंग डिपार्टमेंट, उसमें भी कॉमर्स डिपार्टमेंट, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट या फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स उसके सब सिस्टम, उसके कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर वो सिस्टम बना होता है। सिस्टम अप्रोच जो है वो इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को आपको ये बताती है कि इन सारे कंपोनेंट से ही मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी भी है तो उसमें अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा या परचेज डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे जिनकी मदद से वो, जिनसे मिलकर वो बनी होती है। तो सिस्टम अप्रोच आपको यही बताती है कि इन सारे कंपोनेंट्स की आपस में एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, सबका सब एक साथ मिलकर काम करते हैं और यही सारे मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम कैसे होती है? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम जो है वो एक ओपन अडेप्टिव सिस्टम होता है। ओपन होता है, अडेप्ट करने वाला होता है। ये अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को, एनवायरनमेंट, इसको ये अफेक्ट भी करता है, इन्फ्लुएंस भी करता है और इससे इन्फ्लुएंस्ड भी होता है। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को ये प्रभावित भी करता है और उससे प्रभावित होता भी है। ये क्या करता है? बिजनेस एनवायरनमेंट से इनपुट्स लेता है, जो भी बाहर का जो भी एनवायरनमेंट है उससे इनपुट लेता है। इनपुट को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इनपुट हो गया जैसे रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे इनपुट का मतलब हम समझ सकते हैं रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल या इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इनपुट ये अपने बाहर एनवायरनमेंट से लेता है, इस इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है। तो आउटपुट यहाँ पे हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस, जो भी आप ये बिजनेस जो है प्रोड्यूस करता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है या तो, या सर्विस हो सकती है, और सप्लाई करता है इसको वापस उसी एनवायरनमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ब्यूटी सैलून को देखें तो जो ब्यूटी सैलून है ये एक ऑर्गेनाइजेशन हम मान के चलते हैं, ये सिस्टम है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो सारे इसके पार्ट्स हैं। इसका काउंटर होता है, इसमें एक फाइनेंस का छोटा सा वो अकाउंटिंग के लिए भी कोई पर्सन लगा हो सकता है, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लगा लो आप। तो जितने भी छोटे छोटे पार्ट है, कोई हेयर ड्रेसर होगा, कोई मेकअप स्पेशलिस्ट होगा, कोई पेडिक्योर मेडिक्योर का स्पेशलिस्ट होगा, तो ये सारे मिलकर इस सैलून को बनाते हैं। अब ये सैलून क्या करता है? बाहर अपने एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल लेता है। इसके लिए क्या रॉ मटेरियल हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है जो भी ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं मेकअप करने के लिए या हेयर केयर के लिए, या फिर जो है पेडिक्योर मेडिक्योर वगैरह के लिए, जो भी ये मटेरियल यूज़ करते हैं, प्लस लेबर मतलब जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, ये भी अपने बाहर एनवायरनमेंट से बाहर
जो भी लोग आते हैं उन्हीं को ये एम्प्लॉय करते हैं। ये सारी ये लेता है इनपुट, इसको फिर ये सर्विस में बदलता है। सर्विस क्या है, क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है सैलून? हेयर कटिंग या मेकअप या कोई दूसरी आपको जो भी सैलून के अंदर सर्विस प्रोवाइड करा जाती है, उस रॉ मटेरियल को उस इनपुट को ये उस सर्विस में कन्वर्ट करता है और फिर इस सर्विस को बाहर एनवायरनमेंट में हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये होता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम। अब इस बिजनेस सिस्टम के कुछ सब सिस्टम्स भी होते हैं। जैसे मैंने बताया था एक सिस्टम है, उसके बहुत सारे सब सिस्टम तो होते ही हैं। तो बिजनेस सिस्टम के कौन कौन से सब सिस्टम होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम। ये कुछ सिस्टम होते हैं जो बिजनेस सिस्टम में सब सिस्टम होते हैं जो बिजनेस सिस्टम को बनाते हैं। तो और एक बात है कि जरूरी नहीं है कि हर एक बिजनेस सिस्टम के अंदर यही सारे सब सिस्टम हो सकता है किसी बिजनेस सब सिस्टम में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ना हो, क्योंकि वो प्रोडक्शन का काम नहीं करते, वो सिर्फ परचेज करते हैं और आके सेल कर देते, तो वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होगा। हो सकता है कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देता हो, तो वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम नहीं होगा। हो सकता है कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानता हो, तो वहाँ ये सिस्टम नहीं होगा। बट ऑल एंड ऑल जनरली जो है ये सारे सब सिस्टम होते हैं एक बिजनेस सिस्टम के अंदर। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ह्यूमन रिसोर्स सब सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है? हर एक, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे एक सिस्टम में से एक सिस्टम जो होता है वो अलग अलग सब सिस्टम से मिलकर बना होता है, ऐसे ही एक सब सिस्टम अलग अलग सब सिस्टम से मिलकर भी बना हो सकता है। जैसे मैंने कॉलेज का आपको एग्जाम्पल बताया था, तो अगर हम कॉलेज को एक सिस्टम माने, उसमें टीचिंग डिपार्टमेंट और जो आपका नॉन टीचिंग है उसको अगर हम सिस्टम माने, सब सिस्टम माने, तो इस सब सिस्टम का टीचिंग डिपार्टमेंट के में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया। तो इसी तरीके से ये जो सब सिस्टम है कॉलेज का, ये भी अलग अलग सब सिस्टम से मिलकर बना होता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स सब सिस्टम है हमारा, वो किस तरह से काम करता है? ह्यूमन रिसोर्स सब सिस्टम इनपुट लेता है, उसी तरीके से उसको आउटपुट में बदलता है और बाहर एनवायरनमेंट को प्रोवाइड कराता है। क्या इनपुट लेता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है लोगों के साथ, ये उसका इनपुट होता है। आउटपुट क्या होता है? इन लोगों को प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करता है, इनकी ट्रेनिंग कराना, इनका डेवलपमेंट कराना, उन सब चीज़ों की मदद से इनको प्रोडक्टिव बनाता है और ज़्यादा काबिल बनाता है। इन कोलैबोरेशन विद अदर सब सिस्टम, दूसरे सब सिस्टम्स की मदद से ये सारी चीज़ें करता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा, पैसा देगा कि आप अगर इनकी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो तो इस तरीके से ट्रेनिंग दो, या अगर आप उनको अपने यहाँ पे जॉब पे रख रहे हो तो ये उनकी सैलरी आप उनको दो, वो पैसे प्रोवाइड कराता है। तो दूसरे डिपार्टमेंट्स की मदद से ये काम करता है। मेन फंक्शन क्या है? मस्ट फंक्शन एज एन ओपन एंड डायनेमिक सिस्टम सो एज टू अडेप्ट कंटिन्यूसली टू द चेंजेस। अब एनवायरनमेंट में हमेशा चेंज होते रहते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट हो चाहे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो। तो ये जो चेंज होते हैं, मैंने बताया था कि चेंज को से अडेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो चेंज से अडेप्ट नहीं होता वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सर्वाइव करने के लिए आपको डायनेमिक होना पड़ता है। डायनेमिक मतलब जो चेंज हो सके, जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, तो आपको ओपन एंड डायनेमिक होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम के? कि हाई प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान करे और चेंज और प्रोग्रेस के लिए एक एजेंट का काम करे कि ये चेंज लेके आए, अच्छा चेंज और प्रोग्रेस, लोगों की प्रोग्रेस को जो है इंश्योर करे, उसके लिए काम करे। सब सिस्टम्स ऑफ HRM सब सिस्टम। अब इस HRM सब सिस्टम के कौन से सब सिस्टम्स होते हैं? तो इसमें आता है आपका एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, एम्प्लॉय मेंटेनेंस, एम्प्लॉय इंटीग्रेशन और रिकॉर्ड एंड ऑडिट एंड रिसर्च। इन सभी चीज़ों से मिलकर आपका बना होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का काम भी होता है, यानी लोगों को अपने यहाँ पे जॉब देना, उन लोगों की ट्रेनिंग कराना, उनकी डेवलपमेंट का ध्यान रखना, उनको कंपनसेट करना मॉनेटरी टर्म्स में भी, मतलब पैसे के रूप में भी, और नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी।
एम्प्लॉय को मेंटेन करके रखना, उनको सारी सुविधाएं देना, उनको सेटिस्फाई रखना ताकि वो आपको छोड़ के ना जाएं। एम्प्लॉय इंटीग्रेशन, उनको अपनी जो संस्था है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना के चलना, और रिकॉर्ड मेंटेन करना, टाइम टू टाइम ऑडिट करना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना। ये सारे काम होते हैं एक HRM मैनेजमेंट सब सिस्टम के अंदर, और इन्हीं सारे सब सिस्टम से मिलकर बना होता है आपका HRM। ये एक छोटा सा डायग्राम है आपका ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स जो सबसे ऊपर होते हैं मेन, फिर आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसको पूरा करने के लिए आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो कि आपको कितने पर्सन्स को अपने यहाँ पे जो है नौकरी देनी है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनकी, क्या करोगे आप उनकी ट्रेनिंग के लिए वगैरह वगैरह। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हो, मतलब लोगों को अपने यहाँ जॉब देने के लिए इनवाइट करते हो, उनको सिलेक्ट करते हो किसको आप जॉब दे रहे हो, उनका ओरिएंटेशन करना, उनकी ट्रेनिंग करना, फिर जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं उसको अप्रेज करना, मतलब ये देखना कि वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है। उनका कंपनसेशन उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनका कंपनसेशन डिसाइड करना, प्रमोशन दोगे नहीं दोगे, किसको प्रमोशन दोगे, ट्रांसफ़र करना है, डिमोशन करना है। डिमोशन ट्रांसफ़र प्रमोशन होता है, आप उनको एक रैंक आगे दे देते हो, डिमोशन होता है एक रैंक पीछे खिसका देते हो। टर्मिनेशन करना है, नौकरी से निकालना है, ये सारे फैसले करते हो। इसके बाद दोबारा से आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो। किसी को आपने प्रमोट करके कहीं और भेज दिया तो अब आपके पास एक जॉब जो है वो खाली हो गई। किसी को आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो जॉब खाली हो गई, डिमोशन कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया तो एक जॉब खाली हो गया। फिर से आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो, और ये जो आपका साइकिल है ये चलती रहती है। अब हम देखते हैं कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ बाधाएं जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोग्रेस में किस तरीके से बाधा पहुंचाती है, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोग्रेस को रोकती हैं। और ये हम पढ़ेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर अगर हम इन्हें देखें तो ये किसी भी कंट्री के ऊपर लागू हो सकती है। सबसे पहला है कि जो HR ऑफिसर का लीगल स्टेटस है वो ये है कि HR ऑफिसर जो है वो वेलफेयर का ही काम करेगा, और जो रोज़मर्रा के HR एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं या इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो काम होते हैं, यानी मजदूरों के बीच में अच्छे रिलेशन बने रहे, सिर्फ उसी का काम करेगा। तो इससे क्या होता है, वो अपना जो फंक्शन है, वो जो भी अपनी ड्यूटीज़ हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टाफ का फंक्शन है, साथ ही साथ ये एक लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हर एक जो पर्सन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ, हर डिपार्टमेंट में की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इंश्योर करे। लेकिन क्योंकि HR ऑफिसर का ही ये लीगल स्टेटस होता है कि वो ये सारे काम करेगा, तो इस वजह से जो है वो अपना पूरा परफॉर्म नहीं कर पाता है पूरी अच्छी तरह से। एटीट्यूड ऑफ वर्कर और लाइन एग्जीक्यूटिव जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के लिए फेवरेबल नहीं होता है। उनको क्या लगता है कि जो HR ऑफिसर है एज ए स्टाफ एग्जीक्यूटिव, वो लाइन मैनेजर को उनका काम करने से रोकता है। लाइन मैनेजर मतलब जैसे आपके बाकी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उस प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, फिर आपका मार्केटिंग मैनेजर हो गया, या आपका सुपरवाइज़र हो गया, या आपका फाइनेंस मैनेजर हो गया। तो इनको ही लगता है जो वर्कर है वहाँ काम करने वाले हैं, या फिर ये जो लाइन एग्जीक्यूटिव जो मैंने बताए, इनको क्या लगता है कि जो HR ऑफिसर है उसका काम बस ये है कि वो इनको जॉब करने से रोके। वो इसकी जॉब को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो है HR मैनेजर, इसका क्लरिकल जॉब भी होता है, इसका काम ये भी होता है, हाउसकीपिंग जॉब की तरह भी लेते हैं, इसको सोशल वर्कर की तरह भी लेते हैं। फायर फाइटर की अगर किसी के बीच में कुछ तनातनी हो जाए तो उसके झगड़े को ये सुलझाए, उनको लगता है कि बस इसको यही काम करना चाहिए। अगर HR मैनेजर ये जाके बताता है कि आपके डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे इस पर्सन को ये दिक्कत है, आप इसको दूर करो, तो उनको लगता है कि ये मुझे मेरा काम क्यों सिखा रहा है, या मेरे काम में ये बाधा पैदा कर रहा है। बहुत सारे लेबर लॉज हैं हमारे यहाँ पे, और बहुत सारी जो है कानूनी चीज़ें बहुत हैं लेबर प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो HR जो ऑफिसर होते हैं उनको अपना टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डिस्प्यूट और ग्रीवेंसेस इन्हीं के ऊपर लगाना पड़ता है।
कि कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए, या उसके लिए जो भी तनातनी हो जाए मजदूरों में, या उसको कैसे हम सुधारें, तो उस कानूनी पचड़े में ही ये पड़े रहते हैं ज़्यादातर। तो ये अपना मेन काम कर ही नहीं पाते। ह्यूमन रिसोर्सेज को कॉस्ट की तरह देखा जाता है। जो आपके यहाँ पे व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, हम उनको ह्यूमन रिसोर्स के रूप में नहीं देखते कि हमारे लिए एक एसेट है, हमारे लिए कोई संसाधन है। उसको हम देखते हैं कि ये तो कॉस्ट है, क्योंकि हमें उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो हम उसको एक लागत के रूप में देखते हैं, जबकि वो हमारे लिए होते हैं रिसोर्सेज। क्योंकि बाकी सारे रिसोर्सेज का आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर आप के पास बेहतर ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे और उनको आप सेटिस्फाई रखोगे। बट जनरली देखा जाता है कि हम उनको कॉस्ट के रूप में ही देखते हैं। एम्प्लॉयज़ जो है आर ट्रीटेड एज एडवर्सरीज, मतलब एम्प्लॉयज़ को आप वही है कॉस्ट के रूप में देखते हो। आप उनको अपना पार्टनर नहीं मानते, अपना शेयर होल्डर नहीं मानते, जबकि वो काम में आपके पार्टनर होते हैं, क्योंकि वही तो आपके लिए काम करके देंगे। एचआर फंक्शन है, इसको हम एक क्रिएटिव सर्विस के रूप में नहीं देखते। वही चीज़ है, हमें ये लगता है बस ये लोगों के कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको झगड़े को सुलझा दे, या कोई लीगल मैटर आता है तो उसको देख ले। हम उसको ये नहीं सोचते कि ये क्रिएटिव सर्विस है, कि एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ाने के लिए या उनकी ट्रेनिंग के लिए, कि आपको आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी के बने, उसके उन चीज़ों को हम नहीं समझते हैं। हम समझते हैं बस इनका काम यही है कि झगड़े वगड़े ही सुलझाते रहें। एचआर फंक्शन जो है मोस्ट टैलेंटेड यंग पर्सन है, उनको अट्रैक्ट करने में फेल हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो एचआर, वही है एचआर की जॉब को वो कुछ खास समझते नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए कोई प्रोफेशनल ऐसे नॉलेज, स्पेसिफाइड नॉलेज, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्रोफेशंस में जाते हैं, वो फाइनेंस की तरफ जाते हैं, वो मार्केटिंग की तरफ जाते हैं, या टेक्निकल फील्ड के अंदर जाते हैं। तो एचआर जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में, ये जो मोस्ट टैलेंटेड यंग पर्सन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में फेल हुआ है। और द एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वो फेल हो गए हैं ऐसा प्रोफेशनल एटीट्यूड या वैल्यू क्रिएट करने में, जो कि एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा एचआर ऑफिसर है वो या तो यस मैन का काम करते हैं, या फिर अपनी एडवाइस देते रहते हैं और उसको इम्प्रूव करते रहते हैं। यस मैन का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ पे एचआर ऑफिसर जो काम करते हैं कंपनीज में, उनका क्या काम होता है, जो भी बॉस होते हैं दूसरे मैनेजर से, उनको यस यस बोलते रहते हैं। वो जो भी अपना सजेशन देंगे उसी को वो यस यस करते रहेंगे, ताकि उनकी नज़रों में उनकी जो है इमेज अच्छी रहे, बनी रहे, या जो एडवाइस देंगे उसी को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर देंगे। तो अपनी तरफ से वो कुछ खास एफर्ट करते नहीं हैं। वेलफेयर ऑफिसर, लाइन मैनेजमेंट का सपोर्ट भी नहीं उनको हासिल हुआ है। तो मैंने बताया जैसे लाइन मैनेजमेंट है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया या मार्केटिंग मैनेजर वगैरह, इन सब का जो है सपोर्ट वो नहीं हासिल कर पाए, क्योंकि इनको ये लगता है कि एचआर मैनेजर जो है बस उनके काम में रोड़ा अटकाने के लिए है और वो कुछ नहीं करता। एचआर फंक्शन कॉन्क्रीट टर्म्स में आप इसका रिजल्ट नहीं माप सकते। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अगर आपका को प्रॉफिट हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि आपको ये प्रॉफिट हो रहा है, पर एचआर फंक्शन जो होता है आपके एम्प्लॉयज़ को अगर वो सेटिस्फाई रखने में, या कोई पॉलिसी वगैरह बन रही है आपके यहाँ पे, आप डिस्प्यूट को सोल्व कर रहे हो, तो आप उसको कॉन्क्रीट टर्म्स में आप उसको देख नहीं सकते, नंगी आंखों से आप देख नहीं सकते कि क्या बेनिफिट हुआ है, क्योंकि वो बेनिफिट दूसरे कामों में झलकता है। तो आपको पता ही नहीं चलता कि एचआर फंक्शन से आपको बेनिफिट क्या हुआ है। अगर आपके यहाँ पे मान लीजिए एम्प्लॉयज़ की समस्या टाइम पे दूर हो रही है, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जा रहा है अच्छे से, जो आप रिक्रूटमेंट करते हो उसमें भी आप टैलेंटेड लोगों को चुन के ला रहे हो, ऐसी पॉलिसीज़ हैं आपकी बहुत अच्छी, तो इसका रिजल्ट आपको दिखता है कि फर्म के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं या फर्म प्रॉफिट कमा रही है। तो आप सोचते हो कि प्रॉफिट कमाना वो एक रिजल्ट है, वो आप ये नहीं देखते कि ये किस वजह से हो रहा है। तो एक इनडायरेक्टली आपको पता चलता है कि एचआर फंक्शन का कोई फ़ायदा हो रहा है। अगर आप देखना चाहो तो डायरेक्टली आपको कभी ये फ़ायदा दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो सारा दिन हंसते रहेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हंस रहे हैं, इसका मतलब एचआर फंक्शन बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। या उनके सिर पे कोई सींग निकल आएगा, अगर ऐसे बोलूँ तो, कि आपको दिखे कि हाँ कुछ काम हो रहा है, तो डायरेक्टली आपको कॉन्क्रीट टर्म्स में कुछ नहीं दिखता है। लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टिल कंसिडर एचआर जो वही है फायर फाइटिंग ही समझते हैं उसको, कि अगर मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन का मुद्दा आ गया, या मजदूरों में झगड़ा हो गया, या उन्होंने स्ट्राइक वगैरह कर दी, तो बस इसी आग को बुझाने का काम करता है एचआर, उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। बहुत से ऐसे एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं जो अपनी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है
मतलब ये भी एक एटीट्यूड की प्रॉब्लम भी होती है कि एचआर मैनेजर को लगता है कि मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छी है और वो लाइन मैनेजर्स को अपने से कम समझता है। तो कई जगह पे ये प्रॉब्लम भी हो जाती है उल्टी। एचआर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो एक शॉर्ट रेंज पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं और एक रिजिड एटीट्यूड होता है, मतलब वो डायनेमिक नहीं होते, वो चेंज नहीं हो सकते, एक ढर्रा पकड़ के चलेंगे और बस उसी के ऊपर चलते रहेंगे। और एक बहुत ही शॉर्ट रेंज का सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं। ये भी बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। अंडर डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है, बहुत ही सस्ता लेबर मिलता है, टेक्नोलॉजिकली हम ज़्यादा एडवांस हैं नहीं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का हमारे यहाँ पे अभाव है, और ट्रेड यूनियन है उसमें पॉलिटिक्स बहुत चलती है। तो इस वजह से ऑथोरिटेरियन कल्चर होता है कि एक अथॉरिटी होगी उस पर्सन के सब सुनो। ट्रेडिशनल बहुत है हमारा मैनेजमेंट सिस्टम, इस वजह से जो एचआरएम है वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड रह गया, पूरी तरह से ये विकसित हो नहीं पाया है इन सभी प्रॉब्लम्स की मदद से। अब ये समस्याएं तो हमें पता चल गई, पर इन समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है। तो कुछ मेजर्स हैं हमारे पास कि हम कैसे एचआरएम की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने राइट वैल्यूज़ और एटीट्यूड जो है पैदा करना चाहिए ताकि एचआर मैनेजमेंट की ग्रोथ हो सके। उनकी जो है एटीट्यूड जो होता है, किसी सिचुएशन को कैसे फेस करो, लोगों का जो एटीट्यूड होता है और वैल्यूज़ जो होती है वो सही तरीके से आप डेवलप करो ताकि एचआर मैनेजमेंट की ग्रोथ हो सके। तो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है फिर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि एक इंटरडिपेंडेंस और म्यूचुअलिटी बने लाइन और स्टाफ के बीच में। तो लाइन मैंने आपको बताया था, लाइन डिपार्टमेंट होते हैं जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट वगैरह, और स्टाफ होता है जो स्पेसिफिक किसी काम के लिए होते हैं, स्पेशलिस्ट की तरह होते हैं ये। तो इन दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए कि ये एक दूसरे के साथ मिल के काम करे और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ये म्यूचुअली काम करे मिलजुल के। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसा वातावरण होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। टॉप मैनेजमेंट जो है उसको एचआर डिपार्टमेंट को बाकी डिपार्टमेंट के साथ रखना चाहिए कि एचआर डिपार्टमेंट आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के बराबर है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बराबर है, ये उनसे कम नहीं है। और एचआर मैनेजर को वही स्टेटस देना चाहिए जो ये बाकी के डिपार्टमेंट्स के हेड को देता है। जो लीगल और वेलफेयर रोल होता है एचआर मैनेजर का शुड बी एडिक्वेटली सप्लीमेंटेड बाय ह्यूमन रिलेशंस एंड मैनेजरियल रोल्स। जैसे कि मैंने बताया था कि यही समझा जाता है कि एचआर ऑफिसर का काम यही है कि वो लीगल मैटर्स में उलझा रहता है कि कोई केस वेस कर दे या वेलफेयर रोल की मजदूरों के बीच में झगड़ा हो गया बस उसी को सुलझाता रहेगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ यही काम नहीं होता है, ह्यूमन रिलेशंस से रिलेटेड भी काम होता है और मैनेजरियल रोल्स भी होते हैं, प्रबंधन का काम भी वो करता है। तो सारे रोल्स को उसको जो है देना चाहिए। ये नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं लीगल मैटर्स में ही उलझा रहे या झगड़े सुलझाने में ही उलझा रहे। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है एचआर मैनेजर के लिए वो लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई हैं ह्यूमन रिसोर्सेज या बिहेवियरल साइंसेज में उसके अकॉर्डिंग पहले से ही डिसाइडेड होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन हम आगे भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जॉब डिस्क्रिप्शन होती है जहां आप जॉब को डिस्क्राइब करते हो कि इस जॉब में क्या ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, इस जॉब को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। तो जॉब के बारे में हम बताते हैं। जैसे टीचिंग जॉब का अगर आप डिस्क्रिप्शन दोगे तो ये होगा कि जैसे कॉलेज का प्रोफेसर का जॉब का डिस्क्रिप्शन दोगे तो उसमें ये होगा कि आपको स्टूडेंट्स की क्लासेस लेनी है, उनको इस तरीके से लेक्चर देना है, इतने टाइम का लेक्चर होगा, इसके लिए इतनी सैलरी आपको दी जाएगी, इसके अलावा भी आपको कमिटीज़ का काम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और जॉब स्पेसिफिकेशन होती है कि इस जॉब को जिसको आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इस जॉब को करने के लिए आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो आपको कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट हो या फिजिकली आप कितने फिट होने चाहिए। ये सारी जो स्पेसिफिकेशन जो भी इस जॉब को करने के लिए चाहिए उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही रिटर्न होनी चाहिए, वो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट जो एचआर जॉब के लिए सिलेक्ट होते हैं उनको एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर। ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने बताया था कि इसके लिए कोई खास कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन तो आपको चाहिए नहीं होती, तो आप किसी को भी लगा लेते हो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एचआर जॉब के लिए आप जिसको भी लगाओ उन सभी को आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ये उस रिसोर्स से रिलेटेड होता है जो आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है।
एचआर मैनेजर जो होते हैं उनका अपना जो परसेप्शन है अपने रोल्स के लिए, अपना जो नज़रिया है अपने रोल को लेकर, उसको बढ़ाना चाहिए। उनको अपना एक्चुअल रोल दिखना चाहिए। ऐसा नहीं, वो फायर फाइटर नहीं है, वो सिर्फ आग बुझाने के लिए नहीं है वहाँ पे, उनका रोल उससे कहीं ज़्यादा है और उनको उसको देखना आना चाहिए। उनको चेंज एजेंट के रूप में काम करना चाहिए, मतलब जो चेंज लेके आए, जो अच्छा चेंज लेके आए, ना कि अपने आप को वही कन्वेंशनल रोल कि लो ऑफिसर है या कैंटीन सुपरवाइज़र या वेलफेयर ऑफिसर है, ना कि अपने ट्रेडिशनल रोल के अकॉर्डिंग चले, बल्कि उनको एक चेंज लेके आना चाहिए। ऐसे एफर्ट करने चाहिए कि एट ऑल लेवल्स टू, मतलब हर जगह पे, हर एक लेवल पे एचआर मैनेजमेंट जो है उसको हम प्रोफेशनलाइज करें, तो इसको प्रोफेशन बनाएं। ये कुछ आपकी तरीके हैं जिनकी मदद से आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की को जो है उसकी ग्रोथ को स्पीड अप कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उस सिस्टम अप्रोच क्या कहती है उसके बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ग्रोथ में क्या क्या बाधाएं हैं स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर, और इन बाधाओं को दूर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कैसा है, क्या ये प्रोफेशन है, और कौन सी चीज़ सिमिलैरिटी है प्रोफेशन में और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और कौन सी डिसिमिलैरिटीज़ है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।